हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बोनेट्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है दोस्तों, इसको हम सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। बोनेट्स सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको हम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और दोस्तों, इस टॉपिक के पहले जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़े जा चुके हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज दिए हुए हैं। आप शुरू से शुरुआत करते हुए सभी वीडियोस एक एक करके देखते जाइए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बेसिक डेफिनेशंस, फॉर्मूले, उसके बाद अनेक सारे थ्योरम्स, क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस, तमाम प्रकार के टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हुए पूरे कराए जा चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। रिमान इंटीग्रेशन से संबंधित फिर आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं बोनेट्स मीन वैल्यू थ्योरम। दोस्तों, एक और खास बात, इस थ्योरम को जब हम पढ़ेंगे, इसका प्रूफ हम जब देखेंगे, तो इसके प्रूफ में एक इनइक्वालिटी का यूज होने वाला है, जिस इनइक्वालिटी को हमने अबेल्स लेमा में पढ़ा था, यानी कि इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में। तो हमने आपको वहां पे बतलाया था कि उस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल होने वाला है। तो इसी थ्योरम में उस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल आज होगा। इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उसका थंबनेल में आप देख लीजिए कि लेक्चर क्रमांक कौन सा है। तो जो भी लेक्चर क्रमांक इस वीडियो का है, इसके ठीक एक क्रमांक पहले वाला वीडियो वो अबेल्स लेमा वाला वीडियो है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो फिर इस थ्योरम में जहां पर उस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल होगा, तो वो वहां पे आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ इस थ्योरम में हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का भी यूज किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से आई हुई है। ये वाली लाइन यहाँ पे आपने लिखा भी है, बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इस थ्योरम को पढ़ने के लिए पिछले सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना जरूरी है। सारे टॉपिक्स क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि उन सभी का यूज यहाँ पे हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक, सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं बोनेट्स मीन वैल्यू थ्योरम या बोनेट्स सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये जो अभी मीन वैल्यू थ्योरम अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जाना जाता है, बोनेट का द्वितीय माध्यमान प्रमेय। ठीक है, इसके बाद हम एक वाइस्ट्रॉस का द्वितीय माध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे। वाइस्ट्रॉस का भी दिया हुआ एक प्रमेय है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा तो यहां से यहां तक इसका स्टेटमेंट है, लेकिन कठिन नहीं है। एक और खास बात दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता न करें। इसको इतने सरल शब्दों में लिखा गया है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा का पूरा थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी समझाते समय हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखेंगे। इतना सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिक एंड नॉन नेगेटिव, अर्थात एक दिष्ट फलन है, और नॉन नेगेटिव मतलब ऋणोत्तर, अर्थात एफ की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, शून्य या शून्य से बड़ा है। ठीक है, और मोनोटोनिक है मतलब एक दिष्ट, अर्थात एक दिष्ट वर्धमान या एक दिष्ट ह्रासमान। ठीक है, तो अंतराल ए बी पर यह फलन डिफाइंड है, इंटरवल ए बी पर। और साथ ही साथ एक दूसरा फंक्शन है जी, जो कि इस इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। अंतराल ए बी में क्या है? रीमान समाकलनीय है। तब किसी अल्फा या बीटा के लिए, जो कि इंटरवल ए बी में बिलोंग करते हैं, या तो ये चीज होगी या तो ये चीज होगी। यानी कि क्या चीज होगी? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स टी एक्स इज इक्वल टू एफ ए इंटू इंटीग्रेशन ए टू अल्फा जी एक्स टी एक्स।
और यानी कि अथवा इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स जी एक्स टी एक्स इज इक्वल टू एफ बी इंटू इंटीग्रेशन बीटा से बी, मतलब इंटीग्रेशन बीटा टू बी जी एक्स टी एक्स। मतलब अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आप देखो कि भैया जब दोनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो दो दो उत्तर उसके मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है कि इस अंतराल का जो लेफ्ट एंड पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू, साथ में इस जी एक्स फंक्शन का इंटीग्रल ए से अल्फा तक की, ठीक है। और या फिर अगर मान लीजिए अगर अपन एफ बी यानी कि राइट हैंड पॉइंट पे अगर अपन वैल्यू देखें एफ बी, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बीटा से बी, ये ए से अल्फा ये बीटा से बी। तो या तो ये चीज मिलेगी या तो ये चीज मिलेगी। अब आप पूछेंगे सर या तो और या तो का क्या मतलब है, क्या दोनों चीजें नहीं मिलेंगी? तो दोस्तों वास्तव में दोनों चीजें मिलेंगी, लेकिन दोनों अलग अलग स्थितियों के लिए मिलेंगी। ये कब मिलेगा? ये मिलेगा जब एफ मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग हो, अर्थात नॉन इंक्रीजिंग मतलब अवर्धमान। और ये वाला चीज कब मिलेगा? जब एफ जो है वो मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग हो, अर्थात एक दिष्ट अहासमान, यानी कि हासमान न हो। नॉन डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ न हो, और नॉन इंक्रीजिंग मतलब जब अवर्धमान हो अर्थात बढ़ता हुआ न हो। तो ऐसे वाले केस में ये वाला कंडीशन मिलेगा, यानी कि ये वाला रिजल्ट मिलेगा आपको, ये रिजल्ट होगा। और इस वाले कंडीशन में ये रिजल्ट होगा। अपन नीचे लिखे अकॉर्डिंग एज करके, ठीक है। तो यही चीज अपने को प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही सरल चीज है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रिजल्ट है वो दो कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग है। पहली कंडीशन है कि यदि एफ मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग हुआ तो ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है, और एफ अगर मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग हुआ तो अपने को ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो अपन मान लेते हैं भाई दोनों केस है, तो अपन को बारी बारी से एक एक केस के बारे में विचार करना होगा। तो फर्स्ट वी सपोज दैट एफ इज मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि पहले एफ को अपन क्या मान के चल रहे हैं? पहले एफ को अपन मान के चल रहे हैं नॉन मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग, अर्थात एक दिष्ट अवर्धमान फलन है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं एफ को, ठीक है। चलिए अब अपन इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन लेते हैं। आप सभी को पता होगा इस तरह से हम लोग पार्टीशन लेते हैं, अनेकों बार हमने लिया हुआ है ऐसा, मतलब हर थ्योरम की शुरुआती लाइन में ये चीज होती ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन एक अन्य फंक्शन है ना भाई, यहाँ पे जी, जो कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, रीमान इंटीग्रेबल है तो निश्चित रूप से जी क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन ही क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो जी यदि रीमान इंटीग्रेबल है, क्लोज इंटरवल ए बी में अगर रीमान इंटीग्रेबल है ये जी, तो निश्चित रूप से जी क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड है इसका मतलब इसके बाउंड्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ जी को कैपिटल एम आर और इनफिमम ऑफ जी को क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम आर। किसमें? इस आरएफ सब इंटरवल में, ठीक है। मान लो आरएफ सब इंटरवल अर्थात आरवे उप अंतराल में फंक्शन जी का सुप्रीमम कैपिटल एम आर और फंक्शन जी का इनफिमम स्मॉल एम आर, ऐसे अपन मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन क्या मानते हैं कि एंड लेट अल्फा आर बी एनी पॉइंट इन दिस सब इंटरवल। मान लो इस उप अंतराल में अल्फा आर कोई बिंदु है, तो ऑब्वियसली बात है ये कोई बिंदु है, एनी पॉइंट मतलब ये आर्बिट्री बिंदु है। तो उस आर्बिट्री यानी कि कोई भी पॉइंट इस इंटरवल का, इस सब इंटरवल का कोई भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है कि इस फंक्शन की जो सुप्रीमम वैल्यू है उससे छोटी या बराबर होगी, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये कैपिटल एम आर कौन है, जी की सुप्रीमम वैल्यू है इस सब इंटरवल में, और ये कौन है, जी की इनफिमम वैल्यू है इस सब इंटरवल में, और ये उस फंक्शन की कोई भी यानी आर्बिट्री वैल्यू, तो उस फंक्शन की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू सदैव सुप्रीमम से छोटी या बराबर और इनफिमम से बड़ी या बराबर, क्योंकि कैपिटल एम आर से बड़ी हो नहीं सकती। इस जी की वैल्यू, इस सब इंटरवल की बात चल रही है, तो इस जी की वैल्यू, जी का क्या है, सुप्रीमम है कैपिटल एम आर, तो इससे बड़ी नहीं हो सकती और ये इनफिमम से छोटी नहीं हो सकती। तो इसलिए जी अल्फा आर जो है वो इनके बीच रहेगा, यहां से यहां तक का उसका वैल्यू हो सकता है, जो भी वैल्यू होगा, लेकिन एम आर से बड़ा नहीं हो सकता, स्मॉल एम आर से छोटा नहीं हो सकता। उसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा एक्स आर से सबों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, डेल्टा एक्स आर डेल्टा एक्स आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है दोस्तों। तो जब इसमें डेल्टा एक्स आर से अपन ने गुणा कर दिया तो इस तरीके से हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, लेकिन साथ में अब आप देखेंगे यही चीजें लिखी हैं, अगल बगल वाले देखो, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, ये देखो
बस बीच की चीज आपको चेंज होती हुई दिख रही है। तो अब आपको एक खास बात मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है कि मैंने एंड करके लिखा है। एंड करके लिखा है मतलब ये एक चीज हुआ और ये एक चीज हुआ। ये कैसा है आप सभी को समझ में आया कि ये कैसे आया सर? सब में डेल्टा एक्स का गुणा करने से आया है। परंतु ये कैसे आया है? ये कैसे आया है? ये ऐसा नहीं सोचना कि ये यहीं से आ गया है क्या सर? ऐसा नहीं सोचना। वास्तव में ये आया तो यहीं से है, लेकिन यहां से यहां तक आने में कुछ प्रोसेस है जिसको हमने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ा हुआ है। इसको अपन क्या करते हैं, ये फर्स्ट मीन वैल्यू, अच्छा एक और खास बात, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में हमने जो पढ़ा हुआ है वो पूरे क्लोज इंटरवल ए बी के लिए पढ़ा हुआ है। यहाँ पे उसी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को इस्तेमाल किया गया है, आरथ सब इंटरवल में इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? आरथ सब इंटरवल के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो अब आपको कहीं डाउट हो रहा होगा कि सर ये आया कैसे, एक बार समझा देते तो थोड़ा अच्छा रहता। तो चलिए दोस्तों अपन समझ लेते हैं रफ कार्य में कि ये आया कैसे है। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ थोड़ा मिटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वैसे इनको कि एफ मोनोटोनिक है, नॉन नेगेटिव है, ये सब स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। और ये जो दो चीजें हैं प्रूफ करने की, जो जो जब प्रूफ हो जाएंगी तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। वैसे भी इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि थ्योरम भले थोड़ा बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, थ्योरम बड़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके आगे और भी बचा हुआ है। किंतु आप इतना यकीन करें कि बहुत सरल स्टेप से, कोई भी स्टेप कठिन नहीं है। अर्थात अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना अपने नोटबुक में, तो और आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे, आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। लेकिन याद सिर्फ याद करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ याद करेंगे तो उसको रटना कहेंगे। हमको याद तो करना है लेकिन समझ के याद करना है, पहले उसको समझना है। तो अभी समझने का काम चल रहा है, फिर आप उसको याद आसानी से कर लेंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ इस्तेमाल कैसे हुआ है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यदि मान लो कोई फंक्शन है एफ नाम का, जो कि है ना भाई, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को याद करो, हम उसकी बात करें। ठीक है, अब इस थ्योरम से थोड़ा हट के आप इधर आ जाइए। यदि कोई फंक्शन एफ है, वो उस थ्योरम में जो हमने पढ़ा था तो वहां की मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन एफ है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है, तथा इस क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन का सुप्रीमम कैपिटल एम, अर्थात सुप्रीमम ऑफ एफ इज कैपिटल एम और इन्फिमम ऑफ एफ इज स्मॉल एम, तब याद करो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि जरूर m और m, ठीक है, जरूर m और m के बीच में, यानी कि इसके इंटीग्रल की वैल्यू ना, यदि इसका इंटीग्रल अगर अपन लिखें ये इस तरीके से, ये देखो ये ऐसे, तो अवश्य ये m इंटू बी माइनस ए और स्मॉल m इंटू बी माइनस ए के बीच में ही कहीं लाई करेगा, ये इस तरीके से। ये हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने वहां पे पढ़ा था दोस्तों फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो इसके बीच है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने वहां पे कहा था तब एक संख्या म्यू नाम का अवश्य ही इस क्लोज्ड इंटरवल एम से एम में, अर्थात स्मॉल एम से कैपिटल एम में अवश्य इस प्रकार होगा कि वास्तव में इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो म्यू टाइम्स बी माइनस ए होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इसकी वैल्यू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए से छोटी या बराबर और स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए से बड़ी या बराबर, तो इसका मतलब देखो इसके बीच में इसकी वैल्यू कहीं पर भले कहीं भी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि इससे बड़ी या बराबर और इससे छोटी या बराबर है। तो अवश्य ही इस, अब देखो ना दोनों में किस बात का फर्क है, स्मॉल एम और कैपिटल एम का। अब इस पूरे से छोटी या बराबर है इसकी वैल्यू और इस पूरे से बड़ी या बराबर है इसकी वैल्यू। तभी तो हमने कहा था कि भैया म्यू अवश्य ही इस अंतराल से इस अंतराल के बीच कोई ना कोई एक ऐसी संख्या है कि म्यू टाइम्स बी माइनस ए इज इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, ये हमने वहां पे किस तरीके से लाया हुआ है, आप उस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझिएगा। उसके बाद हमने एक बात और कही थी कि अगर एफ कंटिन्यूअस है, अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो ये म्यू अवश्य ही उस फंक्शन की वैल्यू ये अटेंड करेगा, यानी कि ये म्यू उस फंक्शन की जरूर एक्स के किसी न किसी मान के लिए वैल्यू होगी ये म्यू। ठीक है, फिर हमने कहा था कि कोई पॉइंट अगर सी है तो एफ सी इक्वल म्यू कह करके हमने कहा था, अगर एफ क्या है कंटिन्यूअस है तब की बात है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से उसको लिखा था दोस्तों। तो आप फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो अब आप कहेंगे कि सर वो सब तो ठीक है, यहाँ यूज कैसे हुआ आप वो समझा दीजिए। तो देखो
ये पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एम इंटू बी माइनस ए दिख रहा है, क्योंकि इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है ना भाई, सुप्रीमम ऑफ एफ कैपिटल एम, इंफीमम ऑफ एफ स्मॉल एम, और अंतराल की लंबाई क्या हो जाएगी, बी माइनस ए, ठीक है। तो एम इंटू बी माइनस ए, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, और बीच में इंटीग्रल, इस पूरे अंतराल वाला इंटीग्रल है। अब इसी चीज को आप लिखो आरवे उप अंतराल के लिए, तो देखो एम आर, और ये डेल्टा एक्स आर वास्तव में कौन है दोस्तों, डेल्टा एक्स आर वास्तव में एक्स आर माइनस वन है। तो देखो जो यहाँ पे बी माइनस ए दिख रहा है ना, वो यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि वो पूरे अंतराल के लिए लिखा हुआ है, और ये हम आरवे उप अंतराल के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरे अंतराल के लिए लिखा है तो पूरे अंतराल की लंबाई, आरवे उप अंतराल के लिए लिखा है तो आरवे उप अंतराल की लंबाई, या आरवे उप अंतराल उसकी लंबाई। यहाँ पे पूरे इंटरवल की बात चल रही थी तो इंफीमम ऑफ एफ स्मॉल एम, यहाँ पे केवल आरवे उप अंतराल की बात चल रही तो इंफीमम ऑफ एफ एम आर, ऐसे सुप्रीमम कैपिटल एम आर, उधर लंबाई, और बीच में इंटीग्रल, जैसे ये एफ का इंटीग्रल ए से बी तक का है, ये आरवे उप अंतराल की बात चल रही है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रल। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुटिंग आर इक्वल 1 2 3 ऐसे कहां तक, पी तक, जो कि लेस देन इक्वल टू एम रहेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू कितना रहेगा, एम रहेगा, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में इसको अपन रख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम सबको क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ नहीं करना दोस्तों, सरल शब्दों में समझो आप ये कि हम इन सब में सिग्मा लगा रहे हैं, समेशन लगा रहे हैं। समेशन कहां से कहां तक, आर बराबर 1 से पी, ठीक है। सब में आप सिग्मा 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 सब में समेशन समेशन लगा दो, यानी कि जैसे ये आरवे उप अंतराल के आपने लिखा है ना, ऐसे ही इसको सोचो अगर पहले उप अंतराल के लिए लिखते तो आर की जगह 1 1 1 1 1 1 दिखता। सोचो अगर इसको दूसरे उप अंतराल के लिए लिखते तो आर की जगह 2 2 2 2 2 2 दिखता। तीसरे उप अंतराल के लिए लिखते, तीसरे सब इंटरवल के लिए लिखते तो आर की जगह 3 3 3 3 दिखता। ऐसे ही मान लो अपन पी तक ले जा रहे हैं तो पी 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 दिखा, उसके बाद सबको जोड़ रहे हैं तो उसी को अपन सिग्मा करके लिखते हैं। आप सभी को पता है कहां से कहां तक जोड़े हैं, आर इक्वल टू 1 से पी तक के अपन इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बस इसमें सिग्मा 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 लगा दिए, और वैसे इसमें अब देखो एक और चीज, इसमें इस सब में सिग्मा 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 लगाए तो इसमें सिग्मा लगा के डायरेक्ट ये कैसे हुआ है सर, समझ नहीं आ रहा सर ये कैसे लिखा है। तो दोस्तों वास्तव में इसमें देखो हम लोग आर की जगह 1 2 3 रख के जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो इसमें क्या बनेगा, रफ कार्य आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों। चिंता ना करो, आपको सोच रहे होंगे सर सिग्मा 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 यहाँ तो लगा लिए सर, यहाँ सिग्मा सिग्मा लगा, यहाँ क्यों नहीं लगाए। सिग्मा लगाने का अर्थ, बोलने का मतलब, मेरे कहने का अर्थ है कि आप उसको योग कर रहे हैं। जैसे आप चलिए आर की वैल्यू यहाँ 1 1 1 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। m1 डेल्टा x1, आर के वैल्यू 1 रखेंगे तो मिलेगा x0 से x1 g, उधर मिलेगा कैपिटल M1 डेल्टा x1, ठीक है। चलिए आर के वैल्यू तो देखो m2 डेल्टा x2, x1 से x2 g है ना भाई, x1 से x2 मिल रहा है, m2 डेल्टा x2। अब ऐसे चलते हैं ये, फिर p के लिए लिखो mp डेल्टा xp, फिर xp माइनस 1 से xp g mp डेल्टा xp। अब जोड़ दीजिए, तो जब इसको जोड़ोगे सर पूरा को, तो क्या उसको आप शॉर्टकट में ऐसे नहीं लिखोगे क्या, एम आर डेल्टा एक्स आर आर इक्वल टू 1 टू पी, और इन सबों को जोड़ोगे दोस्तों तो वास्तव में आप ये इंटीग्रल का सम कर रहे हो। तो क्या आएगा बताइए, इतना प्लस इतना प्लस इतना, वास्तव में इसका शुरुआती और ये अंतिम लेते हैं ये x0 से xp, और x0 किसको बोलते हैं अपन, a को बोलते हैं, ठीक है। कैसे आप खुद सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो आपको ये ए से लेकर के बी तक का या कोई ऐसा पॉइंट ले लेता हूं मैं, ए से लेकर के मान लो जेड तक का समाकलन करना है। कहां से कहां तक, ए से जेड तक का समाकलन करना है। बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बी सी ऐसे बहुत सारे आपके पॉइंट्स लिए, तो भैया आपको अगर ए से जेड तक समाकलन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ए से बी तक जाओगे, फिर बी से सी तक जाओगे, ऐसे चलते चलते फिर जेड और जेड के पहले मान लो कौन है, वाई, तो वाई तक जाओगे। एक बात की बात मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पहली मंजिल से आखिरी मंजिल तक जाने के लिए अगर बीच में बहुत सारी मंजिलें हैं तो उन हर टुकड़े टुकड़े का समाकलन करके जोड़ोगे तो डायरेक्ट पहले से लास्ट तक वाला समाकलन मिलता है। तो देखो ना, x0 से x1 तक का समाकलन, फिर x1 से x2 तक का, फिर x2 से x3, ऐसे करते करते xp माइनस 1 से xp। तो जब सबों को जोड़ोगे तो वास्तव में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट शुरू वाले से डायरेक्ट लास्ट वाला। जैसे इन सबको जोड़ोगे, a से b गए, b से c गए, c से d गए, ऐसे करते करते सबको जोड़ोगे
तो आप बोलोगे सर इन सबों को जोड़ने का अर्थ ये है कि डायरेक्ट ए से लेकर के जेड तक का समाकलन, तो मतलब ए से जेड तैयार हो जाएगा, तो वैसे ही है। और इधर फिर आपको समेशन समेशन जुड़ेगा सब, तो ये समेशन करके ये तैयार हो जाएगा। और ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हुआ है, ठीक। अब आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों, बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए, अब क्या बोल रहे हैं, नाउ फ्रॉम फोर में आप ये वाले हिस्से को देखो दोस्तों, क्या पता चल रहा है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इस सम से छोटी या बराबर है, उसी को हमने लिखा हुआ है, ठीक। अब उसको रोको। अब इक्वेशन 3 को देखो, उसमें ये वाले टुकड़े को देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। अगर मैं इसको पलटा दूं इधर, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, या यूं सोचो कि हमने इन तीनों में से इन दोनों को लेकर चले हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और कल्पना करो कि यदि इन दोनों को मैं अलग से लिखूं, पहले सोचो कि इन दोनों को मैं अलग से लिखा हूं, उसके बाद इसको इधर पलटाऊं और इसको उधर पलटाऊं, तो क्या मुझे यही चीज मिलेगा क्या? देख लो, ऑब्वियस सी बात है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये उधर जाके उधर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप ये इधर उधर इधर इसको उधर लाओगे, इसको उधर लगाओ, उस समय इसके बारे में नहीं सोचना है, अर्थात आप पहले दोनों को अलग से लिख के रख लो, ठीक है, पहले दोनों को अलग से लिख के रख लो, क्योंकि अभी इस इनइक्वालिटी में तीनों एक साथ है ना भाई, जो भी काम होगा वो तो तीनों में एक साथ होगा, तीनों का प्रभाव, तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप इसको अलग से लिखो, कैसे, समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर, आर बराबर 1 से पी, समेशन जी अल्फा आर डेल्टा एक्स आर, आर बराबर 1 से एन, सॉरी पी। ये आपने लिख लिया। अब आप इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ला लीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद कुछ मत करो, आप इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे, पहले से बेचारा माइनस है तो समझ जाओ इतना माइनस इतना इज इक्वल टू इतना माइनस इतना, हम जोड़ रहे हैं ना, इसलिए वो पहले से माइनस का माइनस है, अगर हम घटाते ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा दोस्तों, इतना माइनस इतना और लेस देन इक्वल टू इतना माइनस इतना। और ये कौन है, ये जो सम है, ये जो योग है, कहां से कहां तक है, आर इज इक्वल टू 1 से पी तक, ये 1 से पी तक का है। अब अगर मैं इसकी तुलना करूं आर इज इक्वल टू 1 से पूरा का पूरा एन तक के योग की, तो आप बोलोगे सर वो वाला योग ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला योग 1 से पी तक का है। एक तरफ है आपके पास 1 से पी तक का योग और एक तरफ आपके पास है 1 से एन तक का योग, मतलब पूरे लास्ट तक का योग, तो ज्यादा बड़ा कौन होगा, तो बोलोगे ज्यादा बड़ा वो होगा, जबकि ये खुद इससे ऑलरेडी बड़ा है बराबर। देखो अभी भी कौन सा पक्ष मजबूत है, वो वाला पक्ष मजबूत है, और तो और मैं उससे और मजबूत चीज की बात कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि ये पी तक का योग है। अगर मैं एन तक के योग को लिखूं तो देखो, अगर मैं आर इक्वल टू 1 से एन तक के योग को लिखूं तो आप कहेंगे सर ऑलरेडी ये चीज इससे बड़ी या बराबर है, अगर आप इससे भी बड़ी वाली चीज लिख देंगे तो ये तो और बड़ा या बराबर हो जाएगा, और पक्ष ये वाला क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आर इज इक्वल टू 1 से पी तक है, तो मैं उसको आर इज इक्वल टू 1 से एन तक लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वास्तव में पी की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, तो पी कुछ भी हो सकता है, पी कुछ भी हो सकता है, अगर मैं उसको उसकी अंतिम वैल्यू लेकिन एन है, तो मैं डायरेक्ट अंतिम वैल्यू तक के सम से जो उसकी है तुलना कर रहा हूं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इससे बड़ा बराबर निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये खुद इससे बड़ा है बराबर है, क्योंकि ये तो सिर्फ पी तक का योग है, ये तो एन तक का योग है, और वो पी तक का योग जब इससे बड़ा है बराबर है, तो ये तो इससे भी बड़ा है बराबर है, तो ये इससे बड़ा है बराबर क्यों नहीं होगा, ऐसा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और वो इसलिए अपन तुलना कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में अब गौर से देखो ये कौन है, तो ये है भैया यूपीएफ माइनस एलपीएफ, वही है, देखो समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर और फिर माइनस समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, अर्थात यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये, और इसी को हमने, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा अपने को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन ना ये थोड़ा सा गलत लिख दिए, ये पीजी यूपीजी माइनस एलपीजी इज इक्वल टू ओमेगा पीजी, अब सही है, वो एफ के लिए लिखा गया था धोखे से, वो एक्चुअली जी के लिए है दोस्तों, ठीक है, अपर रिमान सम ऑफ जी माइनस लोअर रिमान सम ऑफ जी, और यूपीएफ सॉरी यूपीजी माइनस एलपीजी हो जाएगा ओमेगा पीजी, ठीक है, यूपीजी माइनस एलपीजी इज इक्वल टू ओमेगा पीजी, ऑस्किलेटरी सम जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, तो ये पूरा इसके इक्वल हो गया। देखो ये लेस देन इक्वल टू इतना, बट इतना इक्वल इतना, इसलिए ये पूरा लेस देन इक्वल टू ओमेगा पीजी, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी नंबर 5 बोल दिए, तो ये इनइक्वालिटी नंबर 5 हो गया।
अब उसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं देखो तो जरा, जैसे मान लीजिए आपके पास है z माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है दोस्तों, z माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर, तो इसका मतलब क्या होता है, z इज लेस देन इक्वल टू a प्लस आर एंड z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस आर। इस तरीके से होता है, याद रखिएगा, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो बीच में आएगा, फिर इसमें से इसमें ये प्लस हो जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो आप कंपेयर करके आप देख लो वैसी चीज हुआ है कि नहीं हुआ है, देख लो ये चीज बीच में आया है, ठीक है, और इतने में इतना जुड़ गया है और इतने में इतना घट गया है। कंपेयर करके देख लो, जैसे ये जेड बीच में आता है और इसमें ये जुड़ जाता है और इस तरफ ए माइनस आर हो जाता है, वही काम यहाँ पे भी हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इतनी लंबी लाइन कैसे आ गई। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जेड के रूप में आप देख लो, जेड के रूप में इसको देख लो, ए के रूप में इसको देख लो, आर के रूप में इसको देख लो। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है, जैसे वो बना वैसे ये बना है। और तो और ये इंटीग्रल फंक्शन है, देखो जी का ये इंटीग्रेशन है ए से एक्स पी तक, ये इंटीग्रल फंक्शन सदैव कंटिन्यूअस होता है और कंटिन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इसलिए इस इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा मतलब इसके बाउंड्स का अस्तित्व होगा। तो मान लेते हैं लैम्डा और म्यू इसके क्या है, बाउंड्स हैं, यानी इसकी वैल्यू लैम्डा से छोटी नहीं हो सकती, म्यू से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसका अपर बाउंड, ये इसका लोअर बाउंड। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। तो ये इसके बाउंड्स हो गए। अब चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। अब आगे अपन बढ़ते हैं दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लैम्डा और म्यू इसके बाउंड्स है, इसलिए इसको अपन लिख सकते हैं, इतने को लैम्डा से ग्रेटर देन और इक्वल टू और म्यू से लेस देन और इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। अब समय आ गया अबेल्स लेमा का इस्तेमाल करने का। तो चलिए देखते हैं कि अबेल्स लेमा का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। उसके बाद इस थ्योरम का प्रूफ अब ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी से इसका प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा उसके बाद देखिए, लैम्डा माइनस ओमेगा पीजी इज लेस देन और इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू पी जी अल्फा और डेल्टा एक्स आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस ओमेगा पीजी। ये कैसे हुआ, ये पूरा का पूरा आया एक 6 से। कैसे हुआ, कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखा गया, सिर्फ कहाँ चेंजेस हुआ है देखो, इस इंटीग्रल का आप देखो लैम्डा क्या है, लैम्डा इसका लोअर बाउंड है। इसका अर्थ ये है कि लैम्डा की वैल्यू इससे छोटी या बराबर है, यानी कि अगर मैं इसके जगह पे अगर इसको लिखूं, लैम्डा को रखूं, तो दोस्तों गौर से देखो ऑलरेडी ये पूरी चीज इससे छोटी या बराबर है। आप खुद देख लो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, ऑलरेडी ये इससे लेस देन इक्वल टू है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, किसी चीज को हटा करके उससे भी छोटी या बराबर चीज वहां पे रिप्लेस कर रहा हूं, तब तो ये जो लेस देन इक्वल टू है वो तो और अच्छे तरीके से लेस देन इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, और देखिए ये इंटीग्रल है, अब इस इंटीग्रल को हटा करके मैं उसके बदले में एक ऐसी चीज रखने जा रहा हूं जो उससे भी क्या है, बढ़िया बराबर है। ऑलरेडी ये पूरी चीज, ये पूरा योग जो है, ऑलरेडी ये योग जो है वो इससे बड़ा या बराबर है, परंतु उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को हटा करके उससे भी बढ़िया बराबर वाली चीज वहां रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये तो और अच्छे से ये मतलब ये जो रिलेशन है मतलब इतने की वैल्यू इससे जो लेस देन इक्वल टू है, या यूं कहिए कि इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो और अच्छे से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज को हटाकर मैं जो चीज रख रहा हूं उसके बदले में वो चीज इसकी अपर बाउंड है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस चीज को। अच्छा, ओमेगा पीजी अपनी जगह पे आप देख लो, उसको अपन ने कुछ नहीं किया है। अब दोस्तों गौर से देखो, मान लीजिए ए आर इज इक्वल टू एफ अल्फा आर, और एफ कैसा फंक्शन आप जानते हैं, हमने शुरू से ही इसको मान के चला है कि एफ इज मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग। तो आप समझ पा रहे हैं, नॉन इंक्रीजिंग मतलब बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो वो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, घट रहा है, मतलब इस तरीके से ये वाला सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा घटता हुआ या इक्वलिटी का भी साइन आपको दिख रहा है। जैसे आप बोल सकते हो A2 इज लेस देन और इक्वल्स टू A1, A3 इज लेस देन और इक्वल्स टू A2, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, या तो वो घट रहा है या तो इक्वलिटी की भी यहाँ पे संभावना है, इस तरीके का यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए अपन इस तरीके से माने, जैसे आप A1 बोलोगे तो F अल्फा 1 मिलेगा, A2 बोलोगे तो F अल्फा 2 मिलेगा, ठीक है, A3 बोलोगे तो F अल्फा 3 मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलते जाएगा दोस्तों, ठीक। कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट नहीं होगा।
देखो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब वो बढ़ नहीं रहा है, अर्थात जैसे जैसे आप पॉइंट में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको इस तरीके का सीक्वेंस मिलते जाएगा दोस्तों। यानी इस अंतराल में जैसे जैसे आप देखो, ये अंतराल ए बी है हमारा, ठीक है ना भाई, ये हमारा अंतराल क्या हो गया, ए बी हो गया। अब जैसे जैसे आप पॉइंट बढ़ा रहे हो तो पॉइंट का वैल्यू बढ़ रहा है। अब फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है मतलब डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ये ए वन कौन है, एफ अल्फा वन है, ए टू कौन है, एफ अल्फा टू है। और नॉन इंक्रीजिंग है मतलब डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग बन रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी, फंक्शंस की वैल्यूज की डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि फंक्शन के बारे में क्या बात है, नॉन इंक्रीजिंग मतलब बढ़ नहीं रहा, इतना निश्चित है। फिर वो जो रहेगा नॉन इंक्रीजिंग का मतलब वो डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं कह रहे, डिक्रीजिंग, सिर्फ डिक्रीजिंग मतलब इस टाइप का बनेगा, ठीक है, लेस नॉट इक्वल टू वाला इस तरीके से वो बनते जाएगा, ठीक है। यानी कि A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A2, A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A3, इस तरीके से ये चैन बनता जाएगा दोस्तों। कहीं पर भी डाउट आएगा तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चला कि ये वाला सीक्वेंस बना, गौर से देखो दोस्तों, आप खुद सोचो ये अल्फा आर क्या है बताइए। तो याद करो अल्फा आर को सबसे पहली बार हमने कहां पे लिया था, अल्फा आर सबसे पहली बार कहां पे आया था, आप सभी को पता है अल्फा आर कहां था सबसे शुरुआत में, याद करो। तो अल्फा आर अपन आरथ सब इंटरवल में लिए थे, आरथ सब इंटरवल में अल्फा आर ले रहे हैं, यानी कि पहले सब इंटरवल में अल्फा वन, दूसरे सब इंटरवल में अल्फा टू, अब दूसरा सब इंटरवल आ गया, इसका मतलब क्या है कि अल्फा टू की वैल्यू अल्फा वन से बड़ी है, क्योंकि जैसे जैसे आप राइट साइड बढ़ते जाओगे तो भाई रियल लाइन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अपन, है ना भाई, रियल लाइन में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो मान तो बढ़ते जाता है ना, ठीक है। ये पहला वाला सब इंटरवल मान लो आपने लिया, उसमें आपने अल्फा वन लिया, दूसरा वाला सब इंटरवल लिया उसमें अल्फा टू लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट जो आप लेते जा रहे हैं तो इनके फंक्शंस की वैल्यूज में ये वाला सीक्वेंस रहेगा, क्योंकि फंक्शन मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग टाइप का इसमें सीक्वेंस बनेगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए वी आर अपन बोल रहे हैं जी अल्फा आर डेल्टा एक्स आर को, इसको अपन वी आर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये पूरे को अपन बोल रहे हैं लैम्डा डैश, और ये पूरे को अपन बोल रहे हैं म्यू डैश। कुछ कठिन नहीं है दोस्तों, बस कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मानी गई है। अब उन सब चीजों को यहाँ रिप्लेस करेंगे। ये पूरा क्या हो गया, लैम्डा डैश, इस पूरे को आपने क्या माना, वी आर, तो ये वी आर हो गया। ये पूरे को क्या माना, म्यू डैश, तो म्यू डैश हो गया। तो क्या ये लाइन आपको इजीली क्लियर नहीं हुई, देखो ये हो गया ना क्लियर, जो जो चीजें माने वो अपन लिख दिए। और एफ नॉन इंक्रीजिंग है, या यूं कहिए कि वो डिक्रीजिंग है, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से उसका पैटर्न बनेगा। ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, अल्फा वन क्या फर्स्ट सब इंटरवल का पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, फर्स्ट सब इंटरवल का, तो ऑब्वियसली बात है ये छोटा या बराबर होगा अल्फा टू से, क्योंकि ये सेकंड सब इंटरवल का पॉइंट है, इसकी वैल्यू से ज्यादा बड़ी होगी। इसी तरीके से आगे चल रहे हो, अब इनमें फंक्शन की बात आएगी तो ये ऐसा पलट जाएगा, क्योंकि फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है इसलिए ऐसा हो जाएगा, पलट जाता है। और यही आपका ए वन है, क्योंकि ए आर को आपने एफ अल्फा आर का है, तो यही ए वन है, A2 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, लास्ट जीरो, ठीक, क्योंकि ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू वाला सीक्वेंस चल रहा है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पूरी चीजें आपको किसकी ओर इशारा कर रही है, अवेल्स लेमा अप्लाई होगा यहाँ पे, उसकी ओर इशारा कर रही है कि ये पूरे देखो यहाँ से आर इक्वल टू 1 से लेकर पी तक का ये सम इनके इनके बीच के क्वांटिटीज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक डिक्रीजिंग पैटर्न पे एक सीक्वेंस मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, अब अबेल्स लेमा के अनुसार ये चीज मिलेगी अपने को कि इसका जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसका पहला अवयव ए वन लैम्डा डैश, फिर ये पूरा, ठीक है, समेशन ए आर वी आर लेस देन इक्वल्स टू ए वन म्यू डैश, ये पूरा का पूरा कहां से आया दोस्तों, ये अबेल्स लेमा से आया। आप अवश्य देखिएगा अबेल्स लेमा आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, पूरा फिर से सबसे सबका मान रखते हैं। ए वन कौन है, आर की जगह वन रखोगे तो ए वन बराबर एफ अल्फा वन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों एक और बात, मस्त वाली बात, ए वन हमारा क्या है, एफ अल्फा वन है, ठीक है, एफ अल्फा वन। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एफ ए, ये बात अब आप कहेंगे सर ये एफ ए आपने कहां से लिखा, क्योंकि देखो ए वन एफ अल्फा वन मतलब अल्फा वन मतलब पहले सब इंटरवल का पॉइंट, तो पहले सब इंटरवल का पॉइंट पे हमने सबसे शुरुआती बिंदु पर, यानी कि देखो हमारा इंटरवल कौन है, हमारा इंटरवल कौन है, ए बी, हमारा इंटरवल कौन है, ए बी, तो सबसे शुरुआती पॉइंट ए है, उस पर इसकी वैल्यू ली है। क्योंकि देखो फंक्शन वैसे भी क्या है, फंक्शन वैसे भी क्या है, नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है, अर्थात वो डिक्रीज हो रहा है। तो
कोई भी वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, ये A1 की बात चल रही है, A1 जो है पहला मेंबर है, तो वो FA करके अपन लिखे पॉइंट लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद गौर से देखो, ये लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश जिसको अपन माने हैं, लैम्डा डैश किसको माने, इसको माने, तो ये लैम्डा डैश की जगह में उसकी पूरी वैल्यू रख दिए, ये देखो रख दिए। साथ में A1 है तो A1 की जगह FA रख दिए। फिर समेशन है तो समेशन AR को अपन माने हैं G अल्फा आर, कहाँ के G अल्फा आर, तो ये सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, AR को माने हैं F अल्फा आर, तो ये F अल्फा आर हो गया, और VR जो है वो G अल्फा आर डेल्टा एक्स आर है, तो उसकी जगह G अल्फा आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है। AR मतलब F अल्फा आर हो गया। उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू, फिर A1 की जगह FA, और म्यू डैश जिसको माने हो आप, म्यू डैश किसको माने हो, इसको माने हो, उसको रख दिए। इक्वेशन सॉरी इनइक्वालिटी 8 इसको बोल दिए अपन, ठीक है, इनइक्वालिटी 8 बोल दिए इसको। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो जो 6 नंबर जिसको दिए हैं वो भी क्या है दोस्तों, एक इनइक्वालिटी है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। जब इक्वल टू का साइन होता है तब हम इक्वेशन पढ़ते हैं, और ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे तो वो इनइक्वालिटी कहलाता है, ऐसा रहे तो इक्वेशन कहलाता है। चलिए अब f क्या है, मोनोटोनिक है, इसलिए इंटरवल ए बी में वो रिमान इंटीग्रेबल होगा। जी के नाम से भी अपने को यही दिया है स्टेटमेंट में कि जी क्या रिमान इंटीग्रेबल है, तो दोनों रिमान इंटीग्रेबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि f इंटू जी, दोनों का गुणनफल वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। अब रिमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब ये है कि ये जिसका जो ऑस्किलेटरिज्म है यानी कि ओमेगा पीजी वो टेंस टू जीरो हो जाएगा जैसे से आप नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो करोगे। ये सब अपन पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप देखिएगा पिछले वीडियोस। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि इनइक्वालिटी 8 से आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा पीजी टेंस टू जीरो कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कौन, लैम्डा एफ ए लेस देन इक्वल्स टू। जब आप नॉर्म ऑफ पी टेंस टू जीरो करते हैं तो यही समेशन जो है वो इंटीग्रल में तब्दील हो जाता है, और यहाँ पे जी अल्फा एफ अल्फा दोनों दिख रहे हैं, अर्थात एफ और जी का इंटीग्रल के रूप में बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि साथ में अपने पास डेल्टा एक्स आर भी है ना भाई। तो ये पूरा का पूरा हो गया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जी, और फिर लेस देन इक्वल्स टू ये ओमेगा पीजी टेंस टू जीरो होने के नाते खत्म, तो म्यू बचेगा एफ ए बचेगा, ये देखो, ठीक। अब देखो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखना, लैम्डा एफ ए और म्यू एफ ए के बीच में इसकी वैल्यू है, अर्थात इसकी वैल्यू कुछ कुछ गुणित एफ ए होगा, क्योंकि देखो लैम्डा गुणित एफ ए और म्यू गुणित एफ ए के बीच में इसकी वैल्यू है, अर्थात इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कोई ऐसी संख्या होगी जो लैम्डा और म्यू के बीच होगी, उतना गुणित एफ ए के बराबर इसका वैल्यू होगा दोस्तों, इस चीज को याद रखना। अब ये कैसे आया अगर आपको जानना है तो आप देखो देखो के अगर मान लो म्यू और लैम्डा के बीच है, ठीक है। अब चलिए दोनों और सब में आप एफ ए का गुणा करो, किसका, एफ ए का, तो क्या होगा, लैम्डा एफ ए, के एफ ए और म्यू एफ ए। अब आप इसको इससे तुलना करो, देखो ये भी लैम्डा एफ ए, म्यू एफ ए, म्यू एफ ए, तो बीच वाले भी क्या होंगे, बराबर होंगे नहीं, तो इंटीग्रेशन एफ जी बराबर के एफ ए हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। कंपेयर कर लिए, ये इसके बराबर है लैम्डा एफ ए, म्यू एफ ए, तो बीच में कौन है, के एफ ए, इधर बीच में कौन है ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के एफ ए, वही देखो हुआ है, ठीक है। अच्छा ये इंटीग्रल फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो अवश्य ही ये जो इस इंटीग्रल की वैल्यू है अवश्य ही किसी कोई पॉइंट अपने को मिलेगा अल्फा नाम का इस क्लोज इंटरवल ए बी में, इस प्रकार का कोई पॉइंट मिलेगा कि ये जो के अपन ने लिया हुआ है उस के की वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों देखो गौर से देखो के आपने किसके किसके बीच का है, लैम्डा और म्यू के बीच का है, और वही लैम्डा और म्यू वास्तव में कौन है, देखो यहाँ पे अपन ने लिखा है लैम्डा और म्यू जो है वो इसके बाउंड्स है, यानी देखो यही वो इंटीग्रल है दोस्तों जिसके बाउंड्स लैम्डा और म्यू है, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू लैम्डा और म्यू के बीच होती है, और यहीं पे इस इंटीग्रल की वैल्यू के दिख रही है, मतलब अवश्य ही के इस इंटीग्रल के बराबर है, तो अपने को उसको बराबरी में करने के लिए कोई एक पॉइंट तो मिलना चाहिए ना, तो वो पॉइंट अल्फा है, तो उस पॉइंट को अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, क्योंकि ये जो पॉइंट एक्स पी है वो पहले आर्बिट्री पॉइंट था, वो उस पर आर की वैल्यू जब 1 2 3 4 ऐसे पी तक रखते थे उस समय की बात थी, तो अभी अपन पूरे इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करके देख लो, इसको देखो और इसको देखो, के की जगह बेचारा यही दिख रहा है, यही इंटीग्रल दिख रहा है, तो के अवश्य उस इंटीग्रल के बराबर होगा, और इसके लिए कोई ना कोई पॉइंट अपने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये इंटीग्रल क्या कंटिन्यूस है, तो अवश्य हमको एक पॉइंट अल्फा नाम का मिलेगा कि के इज इक्वल टू ए टू अल्फा जी होना चाहिए, इंटीग्रेशन ए टू अल्फा ऑफ जी। तो इस तरीके से अपन उसको रख दिया और ये प्रूफ होके देख लो, यही सिद्ध करना था दोस्तों, और देख लो अब सिद्ध हो चुका है ये, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक।
अब बढ़ते हैं हम आगे। यदि f मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अगर नॉन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल बी ए में वो नॉन मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा। गौर करो, अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो नॉन डिक्रीजिंग है, तो इंटरवल बी ए में उल्टा जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो बी ए में क्या हो जाएगा, वो नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना है, इस पूरे स्टेटमेंट में आप ए और बी का रोल पलट दीजिए। ए और बी है उसको बी ए कर दो, ये एफ है उसको एफ बी कर दो, ये ए से अल्फा है उसको बी से इधर कुछ बदल दिया, अल्फा की जगह बीटा ले लिया अपन, ठीक है। फॉर सम बीटा बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी नहीं बल्कि बी ए, पूरा इसी के हिसाब से इसको लिखे हैं, ए की जगह बी और बी की जगह ए सोचते हुए, ठीक है। अब इसको आप पलटोगे तो माइनस बाहर निकलेगा, इसको पलटोगे तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस कट कर दो और ये चीज आ गया, ठीक है। तो आपको पता है स्टेटमेंट में हमने दो चीज देखा था, ये वाला और ये वाला, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, जब एफ मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग और जब अपन एफ को मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग माने तो ये चीज सिद्ध होगा। तो इस तरीके से दोनों चीजें सिद्ध हो गई दोस्तों। तो कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, थ्योरम जरूर बड़ा है, ठीक है। ये चीज तो पहले से लिखी हुई है क्योंकि इसी के बाद फिर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो पहले जो लिखा हुआ था वो उसी का हिस्सा है ये, ठीक। यहाँ पे आपका थ्योरम कंप्लीट होता है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हो सकता है कि आपको कहीं डाउट रह जाए, लेकिन बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से ये सरल तरीके से ये प्रूफ हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि ये k इज इक्वल टू इतना क्यों लिया, क्योंकि k वास्तव में ये इंटीग्रल की ही वैल्यू है किसी पॉइंट के लिए, क्योंकि k भी लैम्डा और म्यू के बीच है और ये इंटीग्रल भी लैम्डा और म्यू के बीच है, मतलब वो वही चीज है, ठीक है। इसलिए उस पॉइंट का अस्तित्व जरूर होगा, तो पॉइंट को अपन ने अल्फा बोल दिया। पूरे क्लोज इंटरवल ए बी की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने लिया है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये थ्योरम। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। बहुत ही सरल तरीके से ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, वाइस्कॉस सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तब तक के लिए आप पिछले सारे वीडियोस जरूर देखिए और इसको भी समझिए, अबेल्स लेमा देखिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।